ठीक है। फिर हमने देखा था कि सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल हो ही हो। मर्डर करने के एग्रीमेंट्स कभी भी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसका पहला कारण है कि हर एग्रीमेंट जो है उसमें लीगल एनफोर्सिएबिलिटी वाला पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। नंबर 2, एग्रीमेंट्स को ब्रॉड कैटेगरीज यदि मैं बोलूं तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में कैटेगराइज किया गया था। तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट एक चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पहले से मान लिया जाता है कि वहां दोनों पार्टीज का इंटेंशन होता है एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का, इसलिए ये कमर्शियल एग्रीमेंट जो बिजनेस एग्रीमेंट्स हैं ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। जबकि सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ये वाला एस्पेक्ट जो है ये मिसिंग होता है। इनमें यदि अलग से ये जोड़ दिया जाए, अलग से ये जोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यही पढ़ा था अपन ने। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप यही लिखेंगे, ये दोनों चीजें, नंबर 1 एंड नंबर 2। इतना क्या सबको क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। यस। चलिए अब नेक्स्ट थिंग, क्या मैंने आपके साथ में थोड़ा बहुत ट्री फॉर्मेशन डिस्कस किया था? ट्री जो कॉन्ट्रैक्ट का ट्री होता है पूरा, हैव आई डिस्कस्ड विद यू? चलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू योर एंटायर कोर्स। आपके पूरे कोर्स को लेकर आज आपने यदि ध्यान दे लिया तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे, अदरवाइज तकलीफ में रहोगे। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो, प्रोसेस स्टार्ट होती है कि हमारे ओम ने हमारे मानस को एक ऑफर दिया। मानस, मेरी रेसिंग बाइक है, क्या तू उसे 2 लाख रुपए में खरीदेगा मुझसे? ठीक है। मानस के पास, तो ओम ने मानस को ऑफर दिया या प्रपोजल दिया। मानस के पास में दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है रे बोलो, इस ऑफर को क्या क्या कर सकता है? सर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। दो ही चीज कर सकता है सर, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। वेरी सिंपल। तो प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुई? जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया। ठीक है। मान लो मानस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि मानस ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो कहानी आगे बढ़ेगी। ये ट्री बताया क्या मैंने आपको पहले, पलक? हाँ सर बताएं। हाँ सर बताया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और वो बताया। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ट्री का राइट हैंड साइड नहीं बताया होगा, इतना आई एम श्योर। तो आज देखिए, जब ऑफर, ओम ने मानस को ऑफर दिया और मानस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मानस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा? यहां से यहां तो जाएगी बाइक और यहां से यहां जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है। तो अच्छा, ये डिसाइड हुआ अगले महीने की 15 तारीख को ये इसे बाइक देगा और ये इसे उसी समय 2 लाख रुपए पकड़ा देगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ओम ने मानस को बाइक देने का प्रॉमिस किया, ठीक है, और मानस ने ओम को उसी समय 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस। रैदर कई केसेस में टू सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इधर से भी इधर प्रॉमिस ही फ्लोट कर रहा है, इधर से भी इधर प्रॉमिस ही फ्लोट कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि टू सेट ऑफ प्रोमिसेस हो ही हो। कैसे? कि सर ओम ने मानस को अगले महीने की 15 तारीख को बाइक देने का वादा किया, लेकिन मानस इतना धन्ना सेठ आदमी है, धन्ना सेठ समझते हो ना, ही इज अ वेरी बिग शॉट। मैं कहा ठीक है यार, दे देना 15 तारीख को, ये पकड़ तू तेरे 2 लाख रुपए, मैं किसी के पैसे बाकी नहीं रखता। तो इसे तो जो करना था उसने हाथों हाथ ही परफॉर्म कर दिया। कोई प्रॉमिस किया क्या? नहीं किया। तो हाथों हाथ परफॉर्म कर दिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ ही, इसने यहां से यहां अपना कंसिडरेशन दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि है ना प्रॉमिस हो या दो सेट ऑफ प्रोमिसेस हो। ऐसा भी हो सकता है
कि ओम ने मानस को भी बाइक अभी दे दी, मानस ने भी इसको इधर 2 लाख रुपए हाथों हाथ दे दिए, तो कोई प्रॉमिस बने ऐसा जरूरी भी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन जनरली हम बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्रिएट्स प्रॉमिस। अच्छा, अब ओम ने जब मानस को बाइक देने का प्रॉमिस किया तो बदले में ओम को भी तो कुछ मिलना चाहिए, इस बदले में मिलने वाली चीज को बोलते हैं कंसीडरेशन। ठीक है, तो ओम ने मानस को प्रॉमिस किया बाइक देने का, बदले में कंसीडरेशन मिल रहा है 2 लाख रुपए, और मानस ने ओम को 2 लाख रुपए दिए, तो बदले में क्या कंसीडरेशन मिल रहा है, बाइक। यानी दोनों पार्टीज को अपोजिट पार्टी से कुछ ना कुछ कंसीडरेशन मिलना ही चाहिए। ये जरूरी है दैट बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसीडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन का एलिमेंट आ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिएबल होता है तो वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक तो आपने ट्री बनाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, एक तो होना चाहिए एग्रीमेंट, एक होता है लीगली एनफोर्सिएबल। तो हमने ट्री का लेफ्ट हैंड साइड तो कर लिया, अब ट्री के राइट हैंड साइड के कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। साथ में नोट करते जाइएगा, एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल कब होगा, कुछ तो यहां पर बता रहे हैं और कुछ अलग से बताए जाएंगे आपको सिचुएशन। याद कीजिए, एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as a void agreement under the law। एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट जैसे डिक्लेयर नहीं किया गया है अंडर द लॉ। ये पांचों चीजें 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों चीजें होनी जरूरी हैं, तब जाके बोला जाता है कि वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा। इनमें से एक भी मिसिंग हो गई तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। यानी कि आपने इंग्लिश में एंड और पढ़ा है ना, एंड और, यहाँ पर और नहीं आ रहा है, यहाँ पर एंड आ रहा है सबके साथ में, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सब पांचों चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा सफाई से काम करते हैं, एक बार वापस बना, क्या आपने नोट कर लिया, हटा दूं मैं इसको? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, आज 2 जने क्लास से एब्सेंट है भाई, कौन है वो? मानस कौन है, बताएगा? Two people are missing from the class. चलिए, तो मैं अब आपका इस डायग्राम को एक बार वापस फेयर आउट करके आपको समझाता हूं। ये समझ लेना कि ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स हैं भैया। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, साथ में बोलते जाओ, याद होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज Legally enforceable. लीगली एनफोर्सेबल। क्या बाकी सब बैठ के खाना खा रहे हैं क्या, जो साथ में नहीं बोल रहे हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या बनाएगा? Acceptance. प्रॉमिस Promise. प्रॉमिस। प्रॉमिस में आपने किसी को प्रॉमिस किया तो बदले में आपको क्या मिलना चाहिए? कंसिडरेशन और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट। अग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट।
Contract. 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 Agreement is said to be legally enforceable if it is having number one, Lawful object. lawful object. Number two, Lawful Lawful consideration. consideration. Condition. lawful consideration. Number three, if it is made with Pre-consent. pre-consent of the parties who are Competent to Component to contract. contract. competent to enter into a contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the Word ab initio. yes, it has not been declared as a void agreement under the law. आइए ट्री के राइट हैंड साइड को समझना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये ट्री आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। नींद से जगा के भी पूछूं तो आपको ये ट्री आना चाहिए पूरा। जैसे अपन नींद से जगा के किसी को पूछते हैं ना, सर 2 into 2 क्या होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बोलते हो 2 2s are 4 होता है, 2 2s are 4। उसी तरीके से सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law. ओके सर, मैं अब वापस सोने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब अपन समझते हैं इनको, एक एक को समझते हैं, फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। एक एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट। आइए लॉफुल ऑब्जेक्ट के मतलब समझ चुके हैं, बस आपको बताना है। एक तो ऑब्जेक्टिव है घर खरीदने और बेचने का। एक्स और वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें एक्स वाई को घर देगा, वाई एक्स को 50 लाख रुपए देगा, ठीक है। और दूसरा एक एग्रीमेंट है जिसमें एक्स और वाई ने एग्रीमेंट बनाया कि एक्स वाई को 5 लाख रुपए देगा, वाई एक्स के लिए जाके जेड का मर्डर करके आ जाएगा, ठीक है। एक में लॉफुल ऑब्जेक्ट है, दूसरे में लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या रे? बताओ। नहीं सर। समझ में आया? एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे बनते हैं, मर्डर करने का भी बनता है, घर खरीदने बेचने का भी बनता है। कुछ ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाते हैं। नंबर वन तब जब उनमें लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए उन एग्रीमेंट्स को बनाया जा रहा है, मर्डर करने के लिए नहीं, कोई भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए। घर खरीदना और बेचना कहीं से भी अनलॉफुल नहीं है, जबकि मर्डर करना बिल्कुल अनलॉफुल है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस? यस सर। चिल्ला के आवाज आनी चाहिए, चाहे वो मोहित अग्रवाल हो, चाहे वो शैली शाह हो, चाहे वो सिया हो, चाहे जीत हो, चाहे देवांश हो। चिल्ला के आवाज आनी चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। घर वाले आके पूछने लगे अरे क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया, दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं तेरे को, ऐसे आवाज आनी चाहिए। यस सर समझ में आ गया। आइए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन। सर है ना, कंसिडरेशन यहाँ पर भी आ रहा है, कंसिडरेशन यहाँ पर भी आ रहा है, सर दो दो बार क्यों आ रहा है? सर ऐसा इसलिए, एग्रीमेंट बनाने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्री बोलता है कि कंसिडरेशन का एलिमेंट तो होना जरूरी है ही है, यानी कि दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए अंडर द एग्रीमेंट, तभी वो सही से इस तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन ट्री का राइट हैंड साइड बोल रहा है न केवल कंसिडरेशन होना जरूरी है, बल्कि वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। आइए समझते हैं कैसे। मुंबई में बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसमें सरकारी नौकरी निकली, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, सरकारी नौकरी निकली, गवर्नमेंट जॉब निकली। मानस को मन में लगा यार ये नौकरी कैसे भी हासिल कर लेनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आजकल निकलती कहाँ है, फॉर्म भर दिया, लेकिन इतने में दिल में सुकून नहीं मिला, ठीक है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो एचआर मैनेजर थे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थे, जो लोगों को शॉर्टलिस्ट करने का काम कर रहे थे, मान लीजिए वो हमारे साहब जीत पटेल थे जो ये काम कर रहे थे, ठीक है। मानस पहुंच गया इनके पास में, इनको बोला ऑफर देता हूं, ठीक है, आप मुझे गवर्नमेंट जॉब दे देना, मेरे को शॉर्टलिस्ट कर लेना, मैं आपको बदले में 10 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसे तो मिल रही है एज अ कंसिडरेशन जॉब और इसे मिल रहा है एज अ कंसिडरेशन 10 लाख रुपए, लेकिन क्या ये 10 लाख रुपए ब्राइब के नेचर में नहीं है? सर तो क्या ये हाँ सर।
तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन हुआ या नहीं हुआ? No, sir. No. It is not a lawful consideration. Definitely it is not a lawful consideration. तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना जरूरी होता है, लेकिन वो कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव जिसके साथ में आप एग्रीमेंट बना रहे हैं वो लॉफुल भी होना चाहिए। ये पहले दो समझ में आ गए कि एक एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल होने के लिए एक तो उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरे उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। बढ़े तीसरे की तरफ, बोलो हाँ चिल्ला के, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. घर वाले आ जाए दौड़ते हुए, ऐसे चिल्लाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। जबरदस्ती उनसे एग्रीमेंट के प्रति कंसेंट नहीं लेनी है। आइए समझते हैं फ्री कंसेंट। ठीक है, अब हमारा कृष्णा आया। कृष्णा कैसा है? अच्छा हो सर। कृष्णा तो 11th में है या 12th में है? 12th में हो सर। ओके, यानी कि कुछ ही टाइम है, मई में एग्जाम है तुम्हारे तो। ठीक है, हमारा कृष्णा आया। कृष्णा दिन रात पढ़ के इतना थक गया कि उसको तो लगता है यार क्या पढ़ाई में कुछ रखा रखा नहीं है, मैं तो अपने पैसा कमाना है अपने को। ठीक है, तो अब कृष्णा ने सोचा क्यों ना लैंड डीलिंग्स की जाए। जमीनों में खूब पैसा होता है, आप सभी लोग बॉम्बे के हैं, आप सब जानते हैं जमीनों में खूब पैसा होता है। ठीक है, रियल एस्टेट में। एक दिन कृष्णा को एक फ्लैट पसंद आया जो कनिका के पास में था। ठीक है, कृष्णा ने कनिका को बोला, ऑफर दिया, कनिका क्या तू अपना फ्लैट मेरे को 40 लाख में बेचती है क्या? कनिका ने कहा चल हट भाई, मैं इसमें रहती हूँ, कोई बेचने खरीदने की बात मत करना। लेकिन हमारे कृष्णा के सर पे तो भूत सवार था कि मुझे फ्लैट खरीदना ही है, फिर आगे इसको बेचूंगा मैं। कृष्णा ने क्या किया, कनिका के सर पर बंदूक रख दी, पिस्टल रख दी, और उसको बोला कनिका अपना फ्लैट बेचती है क्या? मुझे ऑफर दे रहा हूँ 40 लाख में बेच दे। क्या आप कनिका के पास में कोई ऑप्शन होगा हाँ करने के अलावा? बोलो बोलो। नहीं. No, sir. कनिका मन में सोचेगी अरे जीवन रहा तो और 10 फ्लैट खरीद लूंगी, अभी तो इसको देना ही पड़ेगा। तो कनिका ने हाँ बोल दी। कनिका से कृष्णा के पास में फ्लैट चला गया, कनिका को 40 लाख रुपीस मिल गए। कनिका कंसेंट तो दे रही है अपना उस फ्लैट को बेचने के लिए और पैसे लेने के लिए, लेकिन क्या ये फ्रीली आई हुई कंसेंट है? क्या ये फ्री कंसेंट है? बताओ मेरे को। No, sir. नहीं, So, फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। सो दैट मीन्स ये जबरदस्ती ली गई कंसेंट है। हम तो कह रहे हैं दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्रीली आनी चाहिए, दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्रीली आनी चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हुआ? सर नहीं हुआ। तो ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा। अभी एक बार के लिए फ्री कंसेंट समझ में आ गया आपको? हाँ. ठीक है, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। An agreement is legally enforceable when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to enter into a contract. यानी कि parties must be competent to contract. Parties must be competent to contract. इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। जो फ्री कंसेंट वाला है ना पार्ट, ये पूरा चैप्टर है, मैं बाद में बताऊंगा जब चैप्टर आएगा तब। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या 2 साल का बच्चा कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का? No. No, sir. ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 3 बातें जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? एक तो द पर्सन शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन।
द पर्सन शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, देन ओनली ही इज कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, he should be a person of sound mind at the time of making the contract. जिस समय उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस समय he is a person of sound mind. ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. प्लस कई जनों को लॉ ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से. He should not be a person who should have been disqualified by law to make a contract. ऐसा नहीं होना चाहिए वो आदमी. तब हम बोलेंगे जब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट तीनों होंगे, तब हम बोलेंगे कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. क्या ये कुछ समझ में आया आपको? बोलो. हाँ Yes, सर. sir. तो a person is said to be, he should be competent to make a contract, then only the agreement will be legally enforceable. यदि वो 2 साल के बच्चे के द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट है तो वो कभी भी लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इट इज एन एग्रीमेंट विच हैज बीन मेड बाय अ माइनर, जिसे कोर्ट रिगार्ड नहीं करेगा. चलिए नेक्स्ट. थोड़ा सा और डिटेल देता हूं आपको. A person should be a major aged person. He should be a person of sound mind at the time of making the contract. He should not have been disqualified by law to make contract. अच्छा, मेजॉरिटी की एज क्या होती है रे? बताओ. आप सब आसपास ही चल रहे हो इसके. व्हाट इज Sir, द 18 plus. 18 प्लस? ठीक है. और किसी का कोई ख्याल है मेजॉरिटी की एज क्या होती है? या सब जने मानते हैं 18? ऑर्फन के लिए 21 क्या हुआ? और ऑर्फन के इट इज 21. फॉर सम केसेस इट इज 21. करेक्ट है. For some cases it is 18, for some cases it is 21. Who was speaking? May I know the name? सिया. सिया जीवराज का. ठीक है, सिया ने सही बोला है. कुछ केसेस में, यानी मेजॉरिटी की उम्र वो होनी चाहिए जो सिचुएशन है उस हिसाब से मेजॉरिटी की जो भी उम्र प्रेस्क्राइब करी गई है वो होनी चाहिए. वोट डालने के लिए आप मेजर कब कहलाएंगे? जब आप 18 साल के हो जाएंगे. कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई लैंड खरीदने के लिए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए आप मेजर कब होंगे? जब आप 18 साल के हो जाएंगे. लेकिन शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप मेजर कब होंगे? जब गर्ल की उम्र 18 होगी और बॉय की कितनी होगी? बॉय की 21 up. 21. Here comes the difference. जैसा एग्रीमेंट उस हिसाब से मेजॉरिटी की एज. नेक्स्ट, यदि आपके लिए कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर रखा है आपके लिए या आपकी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपकी मेजॉरिटी की उम्र 21 मानी जाएगी. आप उससे पहले मेजर नहीं कहलाएंगे. यदि आपके लिए या आपकी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर रखा है, अब आप 18 साल में आप ही की जमीन जो आपको बिलोंग करती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं. आप 21 साल के होंगे तब आपको ये राइट दिया जाएगा कि आप उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी की एज अब होगी 21 साल. समझ में आया? मेरे ख्याल से कंसेप्ट फिट हो गया. Yes, sir. ठीक है. साउंड माइंड का होना चाहिए. मैं बार बार बोल रहा हूं, अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. at the time of making the contract. At the time of making the contract. उसके अलावा वो अनसाउंड माइंड का है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल देखो रे, जीत नहीं, देवांश. हाँ सर. हमारा देवांश जो है ना, इसको ड्रिंक करने का बड़ा शौक है. ठीक है, तो ड्रिंक करता है, पानी नहीं कुछ और ही ड्रिंक करने का बड़ा शौक है इसको. तो अब मुझे एक बात बताओ, when Devansh is a drunken person,
when Devansh is a drunken person, is he a person of sound mind? No. No, sir. No, sir. He is temporarily a person of unsound mind. जब नशा उतरेगा तो वो वापस साउंड माइंड का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ? ठीक है, तो Yes. हो जाएगा सर. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, तब आप साउंड माइंड के होने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड बनेगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही रुक जाएगा. अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस समय आप साउंड माइंड के होने चाहिए, उसके अलावा आप साउंड माइंड के नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए जरूरी क्या है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट यू शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. ठीक है, तो ये जब आप ड्रंकन स्टेट में नहीं है तब आप एक पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. लेकिन आप ड्रंकन स्टेट में है तो यू आर टेम्पररीली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड यू कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम. यदि बनाया तो वो गलत होगा, वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही रुक जाएगा. क्या ये समझ में आया साउंड माइंड का कंसेप्ट? Yes. यस सर. तो मैं Yes, sir. साउंड माइंड का बोलूंगा किसको रे, यदि लीगली डिफाइन करना चाहूं, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के हितों पर, इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का उसके खुद के इंटरेस्ट पर, हितों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को जज कर सके, तो हम बोलेंगे ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. वापस सुनना, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट he is able to judge the implications of making that contract upon his own interest. मेरी बात समझ में आई आपको? यस हाँ, सर. sir. ठीक है, तो अब एक काम करना, साथ में है ना, कल से थोड़ा सा खाना खा के बैठना. उससे क्या होगा कि तुम्हारे मुंह से आवाज अच्छी निकलेगी, अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, तो अब ये ड्रंकन पर्सन होता है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सिंस ही इज ड्रंकन, ही इज नॉट एबल टू जज द इम्प्लीकेशंस ऑफ मेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिज ओन इंटरेस्ट. वो जज कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसका बनाया हुआ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. चलिए, अच्छा, एक ल्यूनेटिक असाइलम में एक पर्सन पड़ा हुआ होता है. ल्यूनेटिक असाइलम में पागल खाना सुना है ना? ठीक है, तो ल्यूनेटिक असाइलम वाला आदमी साउंड माइंड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसा होता है, कई पागल ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ही पागलपंती के दौरे में रहते हैं, यानी कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो कभी भी साउंड माइंड का नहीं होगा. कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिन में 20 घंटे तो सही रहते हैं, लेकिन 4 घंटे उनको बिजली के झटके देने पड़ते हैं. तो उन 4 घंटों में वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं है, इसलिए उन 4 घंटों में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं. लेकिन बाकी के 20 घंटे में दे आर पर्सन ऑफ साउंड माइंड, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उल्टा भी हो सकता है कि एक कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे तो पागलपंती के दौरे में रहते हैं, बाकी मतलब 20 घंटे पागलपंती के दौरे में रहते हैं और 4 घंटे सही रहते हैं. तो इस 20 घंटे में वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. लेकिन दिन का एक 4 घंटे का एक ऐसा फेज आता है जो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो उस दौरान वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, तो कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है. ड्रंकन पर्सन टेम्पररीली अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बाकी टाइम ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हिप्नोटाइज्ड पर्सन, हिप्नोटिज्म सुना है? यस सर. Yes, sir. हाँ, sir. जब हिप्नोटाइज्ड स्टेट में है, ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्योंकि वो इम्प्लीकेशंस को जज कर ही नहीं पाएगा हिप्नोटिज्म की स्टेट में, उसके खुद के इंटरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो टेम्परली ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, रेस्ट ऑफ द टाइम ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. मेंटल डीके on account of old age, mental decay on account of old age. कई बार बहुत बूढ़े व्यक्ति होते हैं 95 इयर्स के, सुनने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है, बताओ? खत्म हो जाती है सर. बस बैठे हुए रहते हैं एक जगह, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ ही नहीं पड़ता है. तो ऐसे लोग, जरूरी नहीं है 95 इयर्स में ऐसा हो ही हो सबके साथ में, ऐसे लोग जिनका मेंटल डीके हो गया है ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, वो भी
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएंगे। समझ में आया इसमें कुल मिला के चल क्या रहा है? कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो he should be a major aged person, he should be a person of sound mind, and he should not have been specifically disqualified by law to make a contract। थोड़ा सा इस बारे में बात कर लिया, इसमें कर लिया, अब आओ इसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में वार छिड़ा हुआ है, तो क्या हमें उस समय पाकिस्तानी आदमी से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए क्या? नो सर, नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हेल्प करेगा, जो वो हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। ठीक है, सो टेम्परली जब तक वार चल रहा है ना, पर्सन पाकिस्तानी पर्सन, यानी कि मैं इसको क्या बोलूं, वर्ड क्या दूंगा, एलियन एनिमी, उसके साथ में he is a person who has been disqualified by law to make a contract। क्या पहला एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सर दूसरा एग्जांपल, आपने सुना है इंसॉल्वेंट कौन होता है? सर बिजनेस में जब लायबिलिटीज एसेट को एक्सीड करती हैं। बिल्कुल सर जो बैंकरप्ट हो, लायबिलिटीज एसेट से इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अब उसे चुकाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो कई जने क्या करते हैं, खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा देते हैं, खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करा देते हैं कोर्ट में जाके। तो इंसॉल्वेंट आदमी की प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाती है? सरकार के पास में चली जाती है। किसके पास में? ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द गवर्नमेंट। वो आपकी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाती है, और फिर वो लोगों को रुपए में 10 पैसे जितना भी चुका सकता है उतना उतना सबको चुकाता है। ठीक है भाई, अब क्या होता है, insolvent person is disqualified by law to make a contract in relation to his property only। वो अपनी प्रॉपर्टी उसकी किसके पास में चली जाएगी? ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली जाएगी, तो वो इनकम्पिटेंट होगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। he becomes incompetent to enter into a contract relating to his property। क्या ये समझ में आया? बोलो। यस सर। लेकिन वो बाकी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है, जैसे कि भूखा मर जाएगा यार यदि उसको सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने से रोक दिया, तो वो जॉब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है या नहीं? कहीं पर नौकरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्या? बिल्कुल बना सकता है। तो केवल प्रॉपर्टी के रिलेशन में उसे इनकम्पिटेंट बनाया गया है, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स वो बना सकता है। ये तीसरी में भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक बार जस्ट एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या चीजें हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, ही शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, प्लस ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, प्लस ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों चीजें होती है तब हम बोलते हैं कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 चारों समझ में आ गए, तो पांचवे की तरफ बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड जो भी एग्रीमेंट आप बना रहे हैं, इट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। जो भी एग्रीमेंट आप बना रहे हैं, इट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। आइए देखते हैं, हटा दूं ये पूरा? यस। देखो, कई बार ऐसा होता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में एग्रीमेंट बनाया। एक मार्केट था, उस मार्केट में इंडिया गेट बासमती राइस बेचने वाले दो ही जने थे, एक तो थे मिस्टर एक्स, दूसरे थे मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया। एक्स ने वाई को बोला, यार वाई तू घर बैठ, मैं हर साल के तेरे को 10 लाख रुपए यूं ही पकड़ा दूंगा, अकेला मैं बेचूंगा इस इंडिया गेट बासमती राइस को, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तू है ना काम करने से बच जाएगा, और मैं जो है मैं है ना एक्स्ट्रा रेट बढ़ा दूंगा, मोनोपोली हो जाएगी अपनी। तो दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली।
यस आपने पढ़ा है ना अपने इकोनॉमिक्स में मोनोपोली, ड्यूओपोली, ये सब क्या होते हैं? ओलिगोपोली। यस यस सर। तो दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। और जब इसका एक छत्र राज हो जाएगा तो ये पब्लिक को नचाएगा, 400 रुपए की चीज 500 में बेचेगा और लोगों को मजबूरीवश खरीदनी पड़ेगी कि बिकॉज ही इज द ओनली सेलर। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को विच आर फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट्स अंडर द लॉ। तो आप यदि ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। इसलिए इसमें ये एलिमेंट नहीं आएगा और वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्या ये 5वां पॉइंट समझ में आया आपको? बोलो यस सर। रीजॉइन करना, रीजॉइन, क्लास खत्म हो रही है, रीजॉइन करना।